नमस्कार प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र की 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दबाव समूह, हित समूह व राजनीतिक दल पे। आज के इस व्याख्यान में हम दबाव समूह की परिभाषा, हित समूह के साथ उसका सूक्ष्म भेद और राजनीतिक दल की परिभाषा एवं इन अवधारणाओं की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी देश की शासन व्यवस्था में और उस देश के समाज में विभिन्न प्रकार के समूह पाए जाते हैं। जैसे किसानों का समूह, कामगारों का समूह, सरकारी कर्मचारियों का समूह, अधिकारियों का समूह, व्यवसायियों का समूह व इसी प्रकार से अन्य समूह और उपसमूह व्यवस्था में पाए जाते हैं। इन समूहों की वजह से ही समाज में व्यवस्था बनी रहती है। इसी प्रकार के कुछ समूह होते हैं जो सरकार की नीति और नियमों को अपने पक्ष में ढालने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात अपने हित के सदस्यों के अनुरूप उन नियमों को क्रियान्वित करवाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम दबाव समूह की 2 महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली परिभाषा के तौर पे मैं आपका ध्यान S.E. फाइनर द्वारा दी गई परिभाषा पे दिलाना चाहूँगा। S.E. फाइनर महोदय कहते हैं कि दबाव समूह बिना नाम के साम्राज्य हैं जो सरकार के राजनीतिक स्वरूप की चिंता किए बगैर राजनीतिक दलों व नौकरशाही से सौदेबाजी करते हैं। तो S.E. फाइनर ये कहते हैं कि दबाव समूह जो है वो बिना नाम के साम्राज्य है, अर्थात गुमनाम साम्राज्य है। सरकार में सरकार भी इनको कह सकते हैं कि सरकार में एक समानांतर सरकार का काम करते हैं और सरकार के राजनीतिक स्वरूप की चिंता किए बिना, सरकार के राजनीतिक स्वरूप से उनका अभिप्राय यह है कि सरकार भले ही लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली हो या किसी अन्य स्वरूप की हो, अन्य स्वरूप से जैसे कि अधिनायक की सरकार हो या कोई दूसरी शासन व्यवस्था की सरकार हो, उसके स्वरूप की चिंता किए बिना ही राजनीतिक दलों से और नौकरशाही या अफसरशाही के लोगों से सौदेबाजी करते हैं। सौदेबाजी करने से उनका अभिप्राय है कि अपने समूह के सदस्यों के हितों के लिए वो सौदेबाजी करते हैं। तो S.E. फाइनर महोदय ने ये दबाव समूह की परिभाषा दी है। एक और परिभाषा को मैं उद्धृत करना चाहूँगा जो कि रॉबर्ट ए डहल समाजशास्त्र के विद्वान हैं, इनके अनुसार ये परिभाषा दी गई है। रॉबर्ट ए डहल महोदय कहते हैं कि दबाव समूह या हित समूह ऐसा समुदाय है जो कि राज्य द्वारा अपने सदस्यों के लिए लाभदायक नीतियां अपनाए जाने का प्रयत्न करता है। दबाव समूह या हित समूह को ये एक ही मानते हैं। यह एक ऐसा समुदाय है, अर्थात लोगों का एक ऐसा समूह है जो कि राज्य द्वारा अपने सदस्यों के लिए लाभदायक नीतियां अपनाए जाने का प्रयत्न करता है। तो दोनों विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है उनका विवेचन करने से हम ये समझ जाते हैं कि दबाव समूह और हित समूह को कुछ विद्वान एक ही मानते हैं, लेकिन इनमें सूक्ष्म अंतर है। फिर भी दोनों की बहुत मिलती जुलती परिभाषा और अर्थ दोनों विद्वानों ने बताया है। हित समूह अपने समूह के लोगों के हितों के लिए काम करने वाला एक समूह होता है और दबाव समूह भी कमोबेश बिल्कुल यही परिभाषा या इसी अर्थ को लिए हुए होता है। वह भी अपने समूह के जो लोग होते हैं उनके हितों के लिए काम करता है, उनकी भलाई के लिए काम करता है, लेकिन दोनों में सूक्ष्म सा भेद होता है जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। उपरोक्त परिभाषाओं की चर्चाओं के बाद हम लोग दबाव समूह और हित समूह के अर्थ और परिभाषा में भेद करें तो हम ये मान सकते हैं कि जो हित समूह है जब अपने लोगों के हितों के लिए काम करता है तो उसका काम करने का जो तरीका है वो मान मनोबल का तरीका होता है। मान मनोबल के तरीके से मेरा जो अभिप्राय है वो ये है कि वो परसुएसिव मेथड्स का प्रयोग करता है, अर्थात निवेदन की नीति का काम करता है। जबकि दबाव समूह जब अपने सदस्यों के हितों के लिए जब काम करने का प्रयास करता है तो वह नम्र निवेदन का तरीका अपना सकता है, लेकिन यदि इस तरीके से बात ना बने तो वह
दबाव का रास्ता भी अपना सकता है। उसके पास कार्य करने के कई प्रकार के तरीके हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हित समूह जो है वो राजनीति से प्रत्यक्ष तौर पर संबंधित नहीं होता है, लेकिन दबाव समूह जो है आमतौर पर उसका राजनीति में दखल अधिक होता है। इसके अतिरिक्त हित समूह और दबाव समूह की प्रवृत्ति एक दूसरे से काफी समान होते हुए भी काफी भिन्न होती है और वह इनकी कार्य प्रणाली में साफ तौर से परिलक्षित होती है। तो इस विवेचन के आधार पे हमें इतना भान हो गया है कि दबाव समूह और हित समूह जो है वो परस्पर भिन्न अवधारणाएं हैं। दबाव समूह दबाव की का रास्ता अपनाते हैं या दबाव की नीति अपनाते हैं। परिणाम स्वरूप इन्हें भ्रष्टाचार का अड्डा भी माना जाता है, लेकिन हित समूह जो है वो दबाव की रणनीति को नहीं अपनाते। दबाव समूह व हित समूह पर चर्चा करने के बाद या उनका अर्थ जानने के बाद हम एक बार राजनीतिक दल का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। राजनीतिक दल जो होता है वह भी एक प्रकार से एक समूह होता है और समान उद्देश्यों वाले व्यक्तियों का समूह होता है, या ऐसे व्यक्तियों का समूह कह लीजिए जो समान उद्देश्यों के लिए प्रयासरत होते हैं। किंतु दबाव समूह और हित समूह की तुलना में राजनीतिक दल की जो कार्य प्रणाली है वो कहीं अधिक लोकतांत्रिक होती है। राजनीतिक दल के अर्थ की यदि हम बात करें तो इसको हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि राजनीतिक दल जो है वो एक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिनकी कुछ साझी नीतियां और कुछ साझे लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए वो कार्य करते हैं। राजनीतिक दल का जो मुख्य कार्य है वह चुनाव लड़ना है, अर्थात दबाव समूह और हित समूह में यह आवश्यक नहीं है कि ये दोनों चुनाव लड़ेंगे। हाँ, यद्यपि दबाव समूह चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में हिस्सा लेता है। चुनाव लड़ना व सरकार बनाना राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य है। दोनों हित समूह और दबाव समूह से राजनीतिक दल किस प्रकार से भिन्न है प्यारे बच्चों, कि राजनीतिक दल की जो कार्य प्रणाली है वो इन दोनों से कहीं अधिक लोकतांत्रिक है। चुनाव लड़कर सत्ता में आके और अपनी नीतियों को लागू करने का काम करते हैं, जबकि दबाव समूह और हित समूह जो है वो सरकार को बाहर से प्रभावित करते हैं। दबाव समूह, हित समूह व राजनीतिक दल पर प्रारंभिक चर्चा के बाद हम इनकी विशेषताओं पर थोड़ी सी चर्चा और करना चाहेंगे ताकि हमें इन अवधारणाओं को समझने में कठिनाई ना हो। तो सबसे पहले हम दबाव समूह की विशेषताओं की बात करते हैं। तो दबाव समूह की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है समान हित। समान हित का अभिप्राय है कि दबाव समूह में जो लोग शामिल होते हैं, जिन लोगों से ये मिलकर समूह बनता है, उन सभी के हित है वो समान होते हैं। उनके जो हित है वो बिल्कुल साझे होते हैं और अपने समान हित वाले जो लोग हैं वो मिलकर अपने सहयोग से अपने हितों की रक्षा के लिए दबाव समूहों का निर्माण करते हैं। तो समान हित जो है वो एक महत्वपूर्ण विशेषता है दबाव समूह की। इसके बाद हम दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है जिसको कि मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो है सर्वव्यापक रूप। दबाव समूहों का रूप जो है वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक से मेरा अभिप्राय है कि लगभग दुनिया के प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूहों की भूमिका होती है। दबाव समूहों का जो स्वरूप है वो सर्वव्यापक है। कहीं इनका प्रभाव अधिक होता है तो कुछ देशों में इनका प्रभाव राजनीति में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कम या अधिक मात्रा में इनका प्रभाव होता जरूर है। तो इस प्रकार से इनका सर्वव्यापक स्वरूप भी इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरी जो विशेषता है वो है संगठन। दबाव समूह एक संगठन के रूप में काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कर्मचारियों के संगठन यूनियनों के माध्यम से, मजदूरों के संगठन अपनी श्रमिक यूनियनों के माध्यम से, या उद्योगपतियों के संगठन विभिन्न औद्योगिक संगठनों के माध्यम से अपने मांगों को सरकार के सामने रखते हैं और अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। बिना संगठन के दबाव समूहों का अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार से संगठन के द्वारा ही वे अपने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं। तो संगठन भी दबाव समूह की एक आवश्यक विशेषता है। सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना,
इनकी एक बड़ी विशेषता यह है कि सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना। सरकारें अपने कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करती है और ऐसा नहीं हो सकता कि जो नीति सरकार बनाती है वो सभी वर्गों को संतुष्ट करने वाली हो। हालांकि लोकतांत्रिक देशों में सरकार इस बात का प्रयत्न करती है कि जो नीति सरकार बना रही है वह बहु कल्याणकारी हो या अधिक लोक कल्याणकारी हो। मेरा कहने का अभिप्राय है कि सरकार का यह प्रयास रहता है कि वो नीति अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने वाली हो, किंतु फिर भी यह असंभव होता है सरकार के लिए और नीति निर्माताओं के लिए, नौकरशाही के लिए, कि सभी वर्गों के हितों को संतुष्ट कर पाए। तो दबाव समूह जो होते हैं वो उस सार्वजनिक नीति की निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहते हैं और जाहिर सी बात है कि इस नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने के पीछे उनका मंतव्य होता है अपने समूह को अधिक से अधिक लाभ दिलवा पाना, अपने समूह के पक्ष में अधिक से अधिक नीतियां बनवा पाना, अपने समूह के पक्ष में अधिक से अधिक नीतियों को लागू करवा पाना, जिनसे कि उनका जो समूह है उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। तो सार्वजनिक नीति को दबाव समूह है वो प्रभावित करते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण विशेषता है उनकी उत्तरदायित्व का अभाव। उत्तरदायित्व का जो अभाव है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उत्तरदायित्व का अभाव से अभिप्राय है कि जो दबाव समूह है वो किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया के लिए, भले ही वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो, भले ही वो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया हो, उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, न ही उसे किसी भी प्रकार से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वह केवल सरकार पर दबाव बना करके अपने हितों को साधने का प्रयत्न करता है और उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं है। तो दबाव समूह की मुख्य विशेषता है कि उसमें उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है। और एक और बड़ी विशेषता है निर्दलीय। निर्दलीय का अर्थात है कि दबाव समूह किसी भी दल के सदस्य नहीं होते। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से अपने समूह को छोड़ने के बाद वो किसी दल के साथ जा सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि जैसा कि हमने देखा हो कि कोई पुराना कर्मचारी नेता या कोई मजदूर नेता या किसान नेता दल को अपना लेता है या दल में शामिल होकर के अपना राजनीतिक करियर बनाता है, लेकिन आमतौर पर जब तक वो दबाव समूह में रहते हैं, दबाव समूहों की प्रकृति है वो निर्दलीय होती है। दबाव समूहों के सदस्य किसी दलों के सदस्य नहीं होते और किसी भी दल के जब सदस्य नहीं होते तो वो केवल अपने समूह के हितों की बात करते हैं। तो निर्दलीय प्रकृति इनकी होती है। इसके बाद है संवैधानिक मान्यता रहित या अभाव। संवैधानिक मान्यता का अभाव, संवैधानिक मान्यता का अभाव। तो जो दबाव समूह होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के संवैधानिक संस्थाओं से मान्यता नहीं मिली होती। हालांकि उनका प्रभाव होता है, उनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन संवैधानिक तौर पर उनकी कोई मान्यता नहीं होती। अब हम बात करते हैं हित समूहों की विशेषताओं के बारे में, जिसकी बहुत सी कुछ विशेषताएं इनसे मिलती जुलती है, लेकिन जैसा कि मैंने व्याख्यान के प्रारंभ में कहा था कि इनमें सूक्ष्म भिन्नता है, थोड़ी सी भिन्नता है। बहुत से लोग इनको एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी भिन्नता है। उस भिन्नता की भी हम बात करेंगे, समानता की भी हम बात करेंगे। इसमें वर्ग हित की बात होती है। जो हित समूह होते हैं वो अपने वर्ग के हित के लिए कार्य करते हैं, ऐसी इनकी विशेषताएं हैं। अपने वर्ग के हितों के लिए वो कार्य करते हैं। दबाव समूह भी वैसे अपने वर्ग के लिए ही काम करते हैं, उनका भी समान हित होता है। संगठन, जो कि दबाव समूह की भी एक विशेषता है, हित समूह की भी एक विशेषता है और राजनीतिक दलों की भी एक विशेषता रहेगी। तो जो संगठन है वो भी हित समूह के लिए आवश्यक है। किसी न किसी रूप में ये अपना संगठन बनाते हैं। संगठन बना करके अपने जो समूह है उनके लोगों के हितों के लिए कार्य करना ये प्रारंभ करते हैं। यहाँ जो मैं दबाव समूह से हित समूह के अंतर की जहाँ बात कर रहा था कि एक अंतर की जो बात करते हैं, वो अंतर की यहाँ विशेषता आपको देखने के मिलेगी विनम्र प्रकृति। जो दबाव समूह की अपेक्षा हित समूह की जो प्रकृति है वो विनम्र है, अर्थात
दबाव समूह जो है वो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, फिर शासकीय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन हित समूह जो है वो शासन से अपने समूह के पक्ष में नीतियां लागू करवाने का प्रयत्न मात्र करते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी एक और विशेषता है प्रेरक साधनों का प्रयोग। प्रेरक साधनों का प्रयोग किस रूप में करते हैं? अपने समूह के हितों की मांगों को लागू करवाने के लिए प्रेरक साधनों का प्रयोग करते हैं। प्रेरक साधनों से मेरा अभिप्राय है कि परसुएसिव मेथड्स अर्थात विनम्रता की नीति है, निवेदन की नीति है। जबकि दबाव समूह में हम जानते हैं, हमने देखा भी है कि वो विभिन्न धरनों, हड़तालों या उग्र प्रदर्शनों के माध्यम से भी अपनी मांगों को मनवाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हित समूहों के जो साधन होते हैं, उनके जो प्रयास होते हैं, वो प्रेरक साधन होते हैं, परसुएसिव या विनम्र निवेदनात्मक तरीके से वो काम करते हैं। निवेदनात्मक तरीके का उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कि ज्ञापन देना शासन के अधिकारियों को, राजनेताओं के साथ वार्ताएं करना, तो ये इनमें ज़्यादा विश्वास करते हैं। दबाव समूह भी हालांकि इन चीज़ों में तो विश्वास करते ही हैं, लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़ने पे वो उग्र प्रदर्शन, धरना, हड़तालें इत्यादि करते हैं, जिनके अंदर कई बार नुकसान हो जाता है। तो यहाँ हमने दबाव समूह की विशेषताओं की बात की, हित समूह की विशेषताओं की बात की। हमने दबाव समूह और हित समूह में जो सूक्ष्म अंतर है उस अंतर को जाना, इसकी समानताओं को भी जाना। अब समानताओं पे मैं थोड़ा सा एक बार आपको दोहराई करवा देता हूं। समानताएं दोनों में है, दोनों में समान हित है, अपने अपने वर्गों के हितों के लिए काम करते हैं, संगठन दोनों में पाया जाता है, सार्वजनिक नीति को दोनों ही प्रभावित करना चाहते हैं। तो ये जो है वो समानता की बात है। लेकिन यदि हम भिन्नता की बात करें तो भिन्नता की बात में यदि यहां हम इन 2 पॉइंट पे, बिंदु नंबर 3 और बिंदु नंबर 4 पे यदि हम बात करें तो विनम्र प्रकृति होती है इनकी, हित समूह की, और इनका जो है वो प्रेरक साधनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन दबाव समूह हमेशा ही प्रेरक साधनों का प्रयोग करेंगे ऐसा आवश्यक नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें तो वो है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल की क्या विशेषता हो सकती है, राजनीतिक दल के क्या कार्य हो सकते हैं? सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि समान लक्ष्य व उद्देश्य होते हैं। कुछ विशिष्ट समान लक्ष्य होते हैं। कुछ लोग एक समूह बनाते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि उनकी विचारधारा क्या होगी, उनकी विचारधारा की दिशा क्या होगी, उन्होंने क्या लक्ष्य रखे हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए या देश के विकास के लिए, और उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को आगे लेकर के वो समूह आगे बढ़ता है। तो और उसमें ऐसा करने से एकरूपता भी आती है। तो सबसे बड़ी विशेषता उनकी कि उनके लक्ष्य जो होते हैं वो समान होते हैं, उद्देश्य बड़े समान होते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है जिसको कि मैं आपको जरूर अवगत कराना चाहूंगा, वो इन दोनों से भी थोड़ी भिन्न है, दबाव समूह से और हित समूह से भिन्न है। चुनावी राजनीति, ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। चुनावी राजनीति में राजनीतिक दल जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, राजनीतिक दल अर्थात राजनीति के अंदर वो भाग लेगा, राजनीति में होने वाले चुनाव में भाग लेगा। चुनाव 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक दल में आंतरिक चुनाव, दूसरे देश की शासन व्यवस्था के लिए होने वाले चुनाव। तो चुनावी राजनीति में भाग लेता है। यहां हम राजनीतिक दल को दबाव समूह और हित समूह से भिन्न करेंगे, उनमें अंतर करेंगे कि हमने देखा दबाव समूह की विशेषता करते समय भी और हित समूह की विशेषता करते समय भी कि ये दोनों ही जो समूह है वो चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं लेते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो चुनावी राजनीति पर प्रभाव जरूर डालते हों, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में हिस्सा लेते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ये कुछ ऐसे व्यक्ति या कुछ ऐसे विचारधारा के लोग जिनके लक्ष्य या उद्देश्य समान होते हैं, वो मिलकर राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं और अपने उन्हीं लक्ष्यों और उद्देश्यों को ये जब परिणाम तक पहुंचाते हैं तो उसके लिए ये सरकार का निर्माण करते हैं और या सरकार का निर्माण करना चाहते हैं। तो सरकार का निर्माण भी ये लोग करते हैं। इसके बाद इनकी जो बड़ी विशेषता है जिसको कि मैं सर्कल कर रहा हूं, यह है सार्वभौमिकता। जैसा कि हमें पता भी है कि विश्व में विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है।
कुछ देश हैं जिनमें एक दलीय शासन व्यवस्था है। उदाहरण के तौर पे मैं चीन का नाम लेना चाहूँगा, जहाँ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसी की सरकार बनती है, लोगों को उसी पार्टी को मत देना होता है। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें द्विदलीय शासन व्यवस्था है, जहाँ सिर्फ दो ही पार्टियाँ हैं। उदाहरण के तौर पे मैं अमेरिका का उदाहरण देना चाहूँगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में दो ही पार्टियाँ हैं, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। और कुछ ऐसे देश हैं जिनमें बहुदलीय शासन प्रणाली है, जहाँ अधिक राजनीतिक दल होते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं अपने देश भारत का उदाहरण देना चाहूँगा। कहीं अधिक दल हैं, कुछ दल हमारे क्षेत्रीय दल हैं, कुछ राष्ट्रीय दल हैं। तो यहाँ ये उदाहरण दे करके मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि भले ही किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हो, लेकिन इनकी जो विशेषताएं हैं वो सार्वभौमिकता है। अर्थात राजनीतिक दल आधुनिक समय में जहाँ कि ज़्यादातर देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, भले ही उस देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया गया हो, चाहे तो एक दलीय व्यवस्था हो, द्विदलीय हो या बहुदलीय व्यवस्था हो। तो सार्वभौमिकता अर्थात हर जगह राजनीतिक दल विद्यमान है। यहाँ हम जो बात करना चाहते हैं, सार्वभौमिकता की हमने बात की थी, वो सर्वव्यापक रूप और सार्वभौमिकता, ये लगभग दबाव समूह के साथ इसकी समानता है। इसके बाद उत्तरदायित्व की भावना। उत्तरदायित्व की भावना की यदि हम बात करें तो जहां दबाव समूह में उत्तरदायित्व की भावना का अभाव पाया जाता था, अर्थात दबाव समूह जो है वो विशेष रूप से किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, वहां राजनीतिक दलों में उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। उत्तरदायित्व की भावना का अर्थ है कि राजनीतिक दल जो है वो जनता के प्रति किसी न किसी रूप में उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि यदि वो जनता के हित के लिए कार्य नहीं करते तो जनता उन्हें अगले चुनाव में बदल सकती है। इस प्रकार से उनमें प्रारंभ से ही एक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता रहता है और यह उनकी विशेषताओं में शुमार है। इसके बाद जहां हम बात कर रहे थे दबाव समूह में कि उनको संवैधानिक मान्यता का अभाव होता है या वो संवैधानिक मान्यता से रहित होते हैं, तो राजनीतिक दल जो होते हैं उनकी संवैधानिक मान्यता होती है। और संवैधानिक मान्यता से मेरा तात्पर्य यह है कि एक कोई निकाय बनाया हुआ होता है जिसको विनियामक निकाय कह सकते हैं, या एक विभाग बनाया होता है जो उनके मामलों को देखता है। जिस प्रकार से भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने का जो कार्य है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। तो यहाँ दबाव समूह की संवैधानिक मान्यता नहीं होती और राजनीतिक दलों की संवैधानिक मान्यता होती है। ये भिन्नता है। इनमें उत्तरदायित्व की भावना का अभाव होता है और राजनीतिक दलों में उत्तरदायित्व की भावना होती है। सार्वभौमिकता को दोनों की समानता के रूप में ले सकते हैं। समान हित या वर्ग हित की जब बात करते हैं तो ये जो है हित समूह और दबाव समूह, यहाँ पे इनका थोड़ा सा संकुचन आ जाता है कि वर्ग विशेष के बारे में सोचते हैं। लेकिन राजनीतिक दल की यदि हम बात करें, इसकी भिन्नता पे जाएं, तो राजनीतिक दल जो है वो समान उद्देश्य और लक्ष्य वाले लोगों का समूह है जो किसी एक वर्ग के बारे में न सोच करके समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में सोचता है। इन दोनों से यानी कि हित समूह और दबाव समूह से यदि हम इनकी भिन्नता पे फिर बात करें तो ये जो समूह हैं वो प्रत्यक्ष तौर पे चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं लेते और राजनीतिक दल जो है वो प्रत्यक्ष राजनीति में हिस्सा लेते हैं। सरकार का निर्माण नहीं करते, सरकार का निर्माण करने का काम इन्हीं का है। तो यहाँ हमने इन तीनों की विशेषताओं के आधार पे इनमें समानता और असमानताएं देखी। राजनीतिक दल, दबाव समूह व हित समूह पर चर्चा करने के बाद राजनीतिक दलों के बारे में काफ़ी कुछ जानने के बाद दबाव समूह के कार्य, भूमिका एवं उनके महत्व पर चर्चा करना बड़ा ही आवश्यक है। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि दबाव समूह राजनीतिक दलों की तुलना में एक नवीन अवधारणा है छात्रों के लिए। राजनीतिक दलों के बारे में तो वे प्राय अपने दैनिक जीवन में भी सुनते रहते हैं। प्रिय बच्चों, विगत कुछ वर्षों के दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में और अलोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में भी दबाव समूहों का महत्व शासन प्रक्रिया में बढ़ा है। बहुत समय पहले दबाव समूहों को एक व्यर्थ की वस्तु माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये
कार्यहीन, भूमिकाहीन और महत्वहीन अवधारणा है, लेकिन हाल के वर्षों में दबाव समूह की उपयोगिता और महत्व बढ़ा है। हम इसके कुछ कार्यों की चर्चा करना चाहेंगे। जो सबसे बड़ा कार्य दबाव समूहों के माध्यम से किया जाता है वो ये है कि जनमत का निर्माण, जैसे कि मैंने जनमत को अंडरलाइन किया है। जनमत निर्माण का अर्थ है कि जनता के मत का निर्माण करते हैं, यानी कि जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि दबाव समूह किसी समूह का प्रतिनिधित्व तो करते ही हैं, अर्थात किसी समूह विशेष के हितों के लिए सरकार की नीतियां लागू करने के लिए दबाव बनाते हैं, उसके लिए उचित अनुचित साधनों का सहारा लेते हैं। इस प्रकार के अनेक समूह पाए जाते हैं जिन पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो भिन्न प्रकार के जो समूह है और भिन्न प्रकार के समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले दबाव समूह जब सरकार को के सामने उनकी मांगों को रखते हैं तो इस प्रकार से कहीं न कहीं वो एक जनता के बड़े हिस्से की मांग बन जाती है और इस प्रकार से एक जनमत का निर्माण होता है। तो दबाव समूहों का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो जनमत का निर्माण करना है। दूसरा जो कार्य है वो है चुनाव में सक्रिय योगदान। चुनाव में सक्रिय योगदान, दबाव समूह चुनाव में भाग भले ही नहीं लेते, लेकिन चुनाव में उनका योगदान बड़ा सक्रिय होता है। चुनाव लड़ने वाले समस्त राजनीतिक दलों को अनजाने में या नेपथ्य में, पृष्ठभूमि में इस बात का ध्यान रखना होता है कि दबाव समूहों की आवश्यकता क्या है, दबाव समूहों की मांग क्या है और दबाव समूहों के लक्ष्य क्या हैं। तो कहीं न कहीं राजनीतिक दल जाने अनजाने में दबाव समूहों के जो समूह हित है उनको अपने घोषणा पत्र में या नीतियों में स्थान देते हैं। इस प्रकार से दबाव समूह जो है वो चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय योगदान देते हैं। आमतौर पर दबाव समूह ऐसा भी करते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ सामंजस्य बैठाने का कार्य करते हैं, जैसे कि औद्योगिक घरानों के द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाना या किसी यूनियन का दल विशेष का समर्थन करना। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो चुनाव में दबाव समूहों की सक्रियता को बढ़ाती है। इसके बाद सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण करते हैं। तो सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण करते हैं। दबाव समूहों के अभाव में सरकार निरंकुश हो जाती है, सरकार जनता के हितों का ख्याल छोड़ देती है। लेकिन जब दबाव समूह होते हैं तो सरकार को ऐसा लगता है कि यदि उन्हें अनदेखा किया गया तो सरकार को भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार से वह निरंकुश होने से बच जाती है और उस पर निरंकुशता का ठप्पा नहीं लग पाता। इस प्रकार से दबाव समूह जो है वो किसी भी शासन को निरंकुश होने से रोकते हैं। एक और महत्वपूर्ण कार्य है वो है व्यवसायों का प्रतिनिधित्व। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि विभिन्न व्यवसाय के समूह बने होते हैं और वे सरकार पे दबाव बनाते हैं, जैसे कि उद्योगपतियों का समूह, कामगारों का समूह, कर्मचारियों का समूह, उच्च वर्ग के नौकरशाहों का समूह, किसानों का समूह। ये सरकार पर अपनी मांगों के लिए जिस प्रकार से अपने लक्ष्यों को साधने के लिए दबाव बनाते हैं, उससे सरकार में विभिन्न व्यवसायों का प्रतिनिधित्व होता है। सरकार कोशिश करती है कि उसके मंत्रिमंडल में, उसके नीति निर्माण वाली समितियों में इन व्यवसायों को उचित स्थान मिले और सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि उसे बाद में दबाव समूहों के विरोध का सामना ना करना पड़े। तो हमने दबाव समूह, हित समूह व राजनीतिक दलों की समानताओं असमानताओं की चर्चा की, उनके अर्थ की चर्चा की, विशेषताओं की हमने चर्चा की और इसके अतिरिक्त हमने दबाव समूहों के कार्यों की चर्चा की। यदि हम दबाव समूहों के गुण और अवगुण की भी चर्चा करें तो लिखने की आवश्यकता नहीं है कि दबाव समूहों के जो गुण हैं वो राजनीतिक शिक्षा या राजनीतिक जागरूकता प्रदान करना। दबाव समूहों का सबसे बड़ा गुण लोकतंत्र में यह है कि यह एक विशेष वर्ग को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है, उसमें राजनीतिक चेतना का संचार करता है और फलस्वरूप वो अपने समूह से जुड़ते हैं। वह सरकार के पक्ष में या विपक्ष में अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। इसके बाद यह है कि विशेषज्ञों द्वारा प्रचार किया जाता है। दबाव समूह की नीतियों का अपने समूह के लोगों के मध्य, दबाव समूह में कुछ जो विशेषज्ञ सदस्य होते हैं वो उनकी नीतियों का प्रचार करते हैं और उन प्रचार के माध्यम से समूह के लक्ष्यों को स्पष्ट करने का कार्य करते हैं।
इसके अतिरिक्त इसका गुण यह भी है कि यह विशेष वर्ग के हितों की रक्षा करता है। एक वर्ग विशेष के लोगों को सरकार में प्रतिनिधित्व दिलाता है, उसके हितों को सरकार के द्वारा या विपक्ष में रहते हुए सरकार पे दबाव बना करके उसके हितों की रक्षा करने का काम करता है। तो ये दबाव समूहों के प्यारे बच्चों कुछ गुण हैं, कुछ लाभ है किसी भी शासन व्यवस्था में। लेकिन जिस वस्तु के लाभ होते हैं या जिस लाभ के साथ साथ उसकी कुछ हानियां भी होती है, तो इसकी आलोचना हम कह सकते हैं, इसके दोष हम कह सकते हैं, या दबाव समूहों की कमियां हैं वो हम कह सकते हैं। वो क्या हो सकती है? तो दबाव समूह की जो सबसे बड़ी जो आलोचना है वो इस आधार पे की जाती है कि दबाव समूह जो है वो अप्रजातांत्रिक होते हैं, अर्थात लोकतंत्र का उनमें अभाव होता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक समय में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो एक पसंदीदा शासन व्यवस्था के रूप में उभरी है। ऐसी व्यवस्था में अप्रजातांत्रिक संगठनों का होना कहीं न कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। तो इन पर जो सबसे बड़ा आरोप या इनका जो सबसे बड़ा अवगुण है वो ये है कि अप्रजातांत्रिक होता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी कमी या दबाव समूहों का जो दूसरा सबसे बड़ा अवगुण जिसको हम कहें वो ये है कि साधारण जनता के हितों की उपेक्षा करते हैं। ये जो आलोचक दबाव समूहों पर इस बात का आरोप लगाते हैं कि जब दबाव समूह किसी वर्ग विशेष के हितों की रक्षा करते हैं तो कहीं न कहीं किसी दूसरे वर्ग के हितों की उपेक्षा हो जाती है। मान लीजिए कि सरकार ने कोई एक कानून बनाया है जिसमें किसी वर्ग विशेष के हितों को अनावश्यक फायदा पहुंचा है, तो यह बात जग जाहिर है कि उससे जरूर किसी न किसी दूसरे वर्ग के हितों को दबाया भी गया होता है। तो ये आलोचकों का सबसे बड़ा इस पे आरोप है कि साधारण जनता के हितों की उपेक्षा होती है किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के चक्कर में। और इसका जो एक और अवगुण है वो है भ्रष्ट आचरण। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अपने सदस्यों की जायज़ नाजायज़ मांगों को मनवाने के लिए दबाव समूह जो है वो उचित और अनुचित तरीकों का सहारा लेते हैं। मान मनोबल से लेकर के ज्ञापन देने से लेकर के उग्र हड़तालें, धरने, प्रदर्शन, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान इत्यादि जो उपाय दबाव समूहों के द्वारा किए जाते हैं, तो इस प्रकार से उनका जो आचरण है वो भ्रष्ट हो जाता है। वे न केवल इन तरीकों का उपयोग करते हैं बल्कि कई बार वह नौकरशाही या राजनीतिक दलों के लोगों को घूस इत्यादि देने का भी कार्य करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस व्याख्यान में हमने 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, जिसमें दबाव समूह, हित समूह, जिनको कि फाइनर महोदय ने लॉबी का भी नाम दिया है और अज्ञात साम्राज्य का नाम दिया है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।